नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है CBDC अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन IAS की एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। इसी को लेकर RBI द्वारा 2022 दिसंबर में CBDC पायलट प्रोजेक्ट को लाया गया था। आइए अब हमारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम चर्चा में लगातार डिजिटल इकोनॉमी हमारे सामने रहती है और इसी संदर्भ में RBI द्वारा CBDC को लाया गया है। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? ये हमारे दर्शकों को बताइए। क्यों नहीं सौरभ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसा आपने बताया काफ़ी चर्चा में रही है सौरभ। उसको लेकर जो हमने अपना डिजिटल करेंसी का वर्जन जारी किया है उसे हम ई-रूपी के नाम से जान रहे हैं। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी कुछ और नहीं बल्कि सरकार द्वारा जारी मुद्रा का डिजिटल रूप या डिजिटल फॉर्म है। हम देखते हैं कि जो हमारी परंपरागत करेंसी है वो भौतिक रूप में जारी की जा रही है और ये डिजिटल करेंसी डिजिटल रूप में हमारे लिए उपलब्ध रहेगी। बाकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर भी मोर एंड लेस एक ही है। जैसे कि हम हमारी परंपरागत करेंसी को लेकर क्या देखते हैं कि वो एक फियाट मनी है, मतलब कि उनकी कोई आंतरिक जो वैल्यू है वो नहीं है। लेन देन के माध्यम के तौर पर उसे क्यों स्वीकार किया जा रहा है? क्योंकि लोगों में उसकी स्वीकार्यता है। और वो स्वीकार्यता क्यों है? क्योंकि सरकार का समर्थन है, या मैं यूँ कहूँ कि सरकार के द्वारा उसे लीगल टेंडर घोषित किया गया है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो डिजिटल करेंसी या ई-रूपी है वो भी RBI की जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी जनरेट करेगी, जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल करेंसी करती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मोर एंड लेस व्यवस्था हमारी समान है। अंतर सिर्फ ये है कि जहाँ हमारी परंपरागत करेंसी जिसे हम रुपी के नाम से जानते हैं वो भौतिक रूप में उपलब्ध है, वहीं ये जो ई-रूपी है ये डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो डिजिटल करेंसी है वो जैसे हमारी भौतिक मुद्रा है उसी का ये डिजिटल रूप है। तो मैम जैसे अभी आपने इसमें एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, शब्द भी बताया आपने। तो इसी के संदर्भ में अब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो भी एक तरीके की डिजिटल करेंसी की तरह ही काम करती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस डिजिटल करेंसी से जो भारत सरकार RBI ने लॉन्च की है उससे अंतर क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने यहाँ पर किया है सौरभ। इथेरियम, बिटकॉइन, लिटकॉइन, हम अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुनते हैं, ठीक है। आप देखोगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन, अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, ये भी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। साथ ही आप ये भी पाओगे सौरभ कि आज के समय में वैश्विक स्तर पर जो राष्ट्र हैं या उनके जो सेंट्रल बैंक हैं वो डिजिटल करेंसी जारी करना चाह रहे हैं। उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि यही क्रिप्टो करेंसीज रही हैं। लेकिन दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है। अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि कौन इसे जारी करता है, कौन इन्हें इशू करता है। तो अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइज तरह की करेंसीज है या विकेंद्रीकृत तरह की करेंसीज है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उन्हें जारी किया जाता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड तरह की या केंद्रीकृत तरह की डिजिटल करेंसी है। क्यों? क्योंकि इनको जारी करने की जो अथॉरिटी है, जो पूरा मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो कौन देखता है? राष्ट्र का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे केस में ई-रूपी को RBI देख रहा है, ठीक है। दूसरा अंतर हमें देखने को मिल रहा है इनके रेगुलेशन को लेकर। ये जो ई-रूपी है या वैश्विक स्तर पर मैं बात कहूँ तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, इनका रेगुलेशन इनका सेंट्रल बैंक कर रहा है, ठीक है। और रेगुलेशन क्लियर है कि किस तरह के नियम होंगे, किस तरह से निरीक्षण होगा, सारी व्यवस्था क्लियर है। लेकिन सौरभ ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके लेवल पर आप देखोगे कि वैश्विक स्तर पर इनके रेगुलेशंस में हमें व्यापक गैप अंतर देखने को मिल रहा है। आप देखोगे
एल सल्वाडोर जैसे राष्ट्र ने तो इसे अपने यहाँ लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। वहीं चाइना या यूके जैसे जो राष्ट्र हैं उसे एक प्रॉपर्टी के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पर मैं भारत की बात करूं तो हमारा स्टैंड तो अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ डेवलपमेंट रहे जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई एक सर्कुलर लेकर आता है। ये सर्कुलर क्या कहता है कि हमारे जो बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में डील करने वाले लोगों के साथ जो है लेन देन या सुविधाएं अपनी नहीं देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट इस सर्कुलर को न्याय संगत नहीं पाता तो ये सर्कुलर समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम क्रिप्टो करेंसीज को लीगल मान रहे हैं, इलीगल मान रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होता। अभी हम क्या देख रहे हैं, 2022-23 के बजट से हमने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसीज पर या वर्चुअल एसेट हमने टर्म यूज की है, उन पर होने वाला जो गेन है उस पर हम 30% की रेट के साथ टैक्स लेंगे। तो दूसरा अंतर रेगुलेशन के लेवल पर है कि जहां सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज रेगुलेटेड हैं, नियम स्पष्ट सरल हैं, वहीं पर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रेगुलेशंस में हमें भारी विविधता देखने को मिलती है। तीसरा अगर मैं फ्रंट बताऊं तो वो है यहाँ पर इनका मूल्य या वैल्यू। जैसे कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है इनका मूल्य फिक्स है, जिस डिनोमिनेशन में इनको जारी किया जा रहा है वही उनकी वैल्यू है। यानी अगर हम 100 रुपए के मूल्य वर्ग में ई रुपी जारी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 100 रुपए ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इनकी जो मूल्य है या वैल्यू है ये फिक्स नहीं रहती। ये मार्केट डायनेमिक्स निर्धारित करते हैं, कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति है, क्या वैश्विक स्तर पर पूरा परिदृश्य डेवलप हो रहा है, इसके आधार पर इनकी वैल्यू निर्धारित होती है और इनके मूल्य में भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं सौरभ तो 2021-22 2 वर्ष के अंतराल पर बिटकॉइन की वैल्यू आप देखोगे एक समय जहां $69,000 थी वो गिरकर $16,000 ही रह गई। तो आप देख रहे हो कि कितनी भारी या बड़े स्तर की मूल्य अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है। ऐसी कोई मूल्य अस्थिरता या मूल्य में फेरबदल हमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के संदर्भ में नहीं देखने को मिलता। तो ये मूलभूत अंतर है कि क्रिप्टो करेंसी जहां असुरक्षित है, भारी उतार चढ़ाव से आप देखोगे जो इसके उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनको नुकसान हो सकता है। अलग अलग जुरिडिक्शन में आप देखोगे नियम भी अलग अलग हैं, तो निवेशक भी जो है आश्वस्त नहीं है। राष्ट्रों की पॉलिसी भी टाइम टू टाइम बदल सकती है, तो उसको लेकर एक भ्रम जो है वो बना रहता है। ये सारी कमियां हैं जिनको दूर करने का काम करती है डिजिटल करेंसी। तो ये अधिक सेफर, अधिक सुरक्षित और सेंट्रल बैंक द्वारा ये बैक्ड होती है। तो ये एक अच्छा हमारे पास हम कहते हैं कि विकल्प है। अच्छा, हम जैसे जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर जो लिखा हुआ होता है, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, तो ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। जबकि जो भारत की जो डिजिटल करेंसी रहेगी सीबीडीसी, उसमें वही 100 रुपये का, चाहे वो ई रुपी हो चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, दोनों का मूल्य समान रहेगा। बस उसमें अंतर ये है कि वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल फॉर्म है और वो उसका भौतिक फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सौरभ, इसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि लीगल टेंडर है। इसका मतलब यही है कि उसको लेन देन में स्वीकार किया जाएगा। जी। अच्छा, जो ये सीबीडीसी है ये काम कैसे करेगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी हमें बताइए एक बार। बिल्कुल सौरभ, हम क्या पा रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लाने की। तो अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं जिनको ट्राई किया जा रहा है। बेसिकली 2 मॉडल हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे पहला है अकाउंट बेस्ड मॉडल। अब इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में लेन देन तब संभव हो पाएगा जब आप सेंट्रल बैंक के साथ अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हो और उस अकाउंट के माध्यम से पूरा आपका लेन देन होगा। ऐसी व्यवस्था आप देखोगे ईस्टर्न जो है कैरेबियन के द्वारा अपने यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है। उनकी जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम है डी कैश। अब उसे अकाउंट के माध्यम से ही अपने यहाँ वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा तरीका है जिसे हम वॉलेट बेस्ड कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आप देखोगे सौरभ हमारे यहाँ भी यही तरीका काम कर रहा है। इसमें क्या है कि जो ई रुपी है वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होगा। अब इसकी पूरी व्यवस्था क्या है, आप कैसे इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है उस लेवल पर मैं बात कर रही हूँ। अभी क्या है कि आप जो है
जो बैंक हैं, कुछ को आरबीआई ने ये अथोराइज किया है कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनोगे, तो उनके द्वारा अपनी एप्स लॉन्च की गई हैं जो स्पेशल ऐप हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को डील करने के लिए। आप उस ऐप पर जाइए, अपनी बैंक डिटेल, कार्ड डिटेल डालकर जो है अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। पहला स्टेप है वहाँ पर कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से अपना जो धन है उसे ई-रुपी में कन्वर्ट करवाना। इसे हम लोड के नाम से जानते हैं। इसमें आप क्या करोगे, आपका कोई लिंक्ड बैंक अकाउंट है, वहाँ से आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे कि इतने अमाउंट मुझे ई-रुपी की फॉर्म में चाहिए, वहाँ से वो धन आ जाएगा। या फिर आपकी जो यूपीआई अटैच्ड एप्लीकेशंस हैं उनका भी ऑप्शन आपके पास आएगा, आप वहाँ से भी धन को ई-रुपी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपके पास ई-रुपी आ गया है आपके वॉलेट में। अब आप जहां अभी चूंकि पायलट प्रोजेक्ट में है तो जिन जिन मर्चेंट के पास या जिन जिन लोगों के साथ अनुमति है, आप वहां पर इस ई-रुपी के माध्यम से लेन देन कर सकते हो। आप मोबाइल नंबर, जैसे कि हम अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, मोर एंड लेस व्यवस्था वैसी ही है। मोबाइल नंबर डालिए या सीबीडीसी क्यूआर कोड डालिए, आपका लेन देन वहां पर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने धन को जो है ई-रुपी के तौर पे नहीं रखना है, मुझे अपने परंपरागत व्यवस्था की तरफ लौटना है, तो इसे हम अनलोड के नाम से जानते हैं। आप फिर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको अपना इतना अमाउंट जो है ई-रुपी का नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो वहाँ से हो जाएगा। यानी आपने देखा सौरभ, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने बैंक से जो है पैसा अपना ई-रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बैंक से अपना धन निकालते हैं, वहाँ पर वो ई-रुपी में हो रहा है। परंपरागत व्यवस्था में हम भौतिक रूप से जो है अपना कैश अपने पास रखते हैं। लास्ट स्टेप में जिसे हमने कहा कि हम अनलोड करते हैं, तो वो क्या है कि हमने ई-रुपी को बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिया, जैसे कि हम परंपरागत तौर पर करते हैं कि हम अपना कैश लेकर गए और बैंक में जमा कर दिया। तो ये है वॉलेट आधारित व्यवस्था, और इसी व्यवस्था पर हमारे यहाँ आरबीआई अभी काम कर रहा है। जो आपने जिस पायलट प्रोजेक्ट की बात की थी, वो इसी व्यवस्था के इर्द गिर्द अभी काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, जो आपने अभी बताया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जान के। इसमें आपने बताया कि जैसे जो भी बैंक है उस बैंक की जो ऐप है, उस ऐप से हम अपने वॉलेट में पैसे ले आएंगे और फिर वापस उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या जो हमारा वॉलेट होगा उसमें जो हम ई-रुपी के रूप में जो अपने पैसे रखेंगे, क्या उस पर कोई हमें सेविंग्स या फिर कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उस पर? नहीं सौरभ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं भी रही थी। आप देखोगे कि ये बेसिकली जैसे कि हम भौतिक मुद्रा अपने पास रखते हैं, वैसे अपने वॉलेट में हमने डिजिटल रुपी को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी जेब में चाहे जितना भी अभी आपके पास कैश हो, आपको कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वैसी ही व्यवस्था ई-रुपी को लेकर भी है, और इसके पीछे एक रीजनिंग भी है जो काफ़ी वैलिड है। आरबीआई ने ये रीजनिंग दी है कि अगर हम इस पर इंटरेस्ट देने लगेंगे तो ये लेन देन के माध्यम के स्थान पर इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम बन जाएगा। और इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि फिर लोग जो परंपरागत बैंकिंग सिस्टम में अपना धन रखा है, इंटरेस्ट इत्यादि की चाह में उसे ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, अपने वॉलेट में। तो आगे फिर बैंकिंग सिस्टम भी पूरा हमारा संकट में आ सकता है। तो इसलिए इस पर किसी तरह की इंटरेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, जो आपने बताया है ये तो कहीं ना कहीं जो भी हम ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, कुछ वैसा सा ही दिख रहा है ये। तो इस यूपीआई में और जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसकी जो ट्रांजैक्शन होंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी बताइए हमें। सी सौरभ, जो आपने प्रश्न किया उसी में उत्तर भी निहित है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्म में है, और यूपीआई या डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से जो हम पेमेंट कर रहे हैं, लेन देन है, वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। कि जो लेन देन हम पहले कैसे कर रहे थे, हम बैंक में जा रहे थे, अपना कैश लेकर डिपॉजिट कर रहे थे। ठीक है, हमें किसी को अगर कोई धन हस्तांतरित करना था तो हम बैंक में जाकर हम किसी को ये धन हस्तांतरित करना चाहते हैं, पूरी रिक्वेस्ट जनरेट करते थे और चीज़ें हो रही थी। वो चीज़ें अब डिजिटल पेमेंट में क्या होने लगा है कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से इस तरह की पेमेंट को सेटल कर सकते हो। तो ये यूपीआई या ये जो ऐप्स दे रही हैं, ये आपको पेमेंट की सुविधा दे रही हैं, ये अपने आप में करेंसी नहीं है। वहीं पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रुपी अपने आप में एक करेंसी है। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। तो मैम, हमने समझ लिया है कि सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है और सीबीडीसी यूपीआई से कैसे अलग है। तो सीबीडीसी जब इतनी चर्चा में है, इस तरह की डिजिटल करेंसी, तो क्या वैश्विक स्तर पर भी इस तरह कोई प्रयास हो रहे हैं डिजिटल करेंसी को लेकर के, वो बताइए हमें।
बिल्कुल सौरभ, वैश्विक स्तर पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को अपने यहाँ डेवलप करने पर काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सबसे पहले नाम आता है चाइना का। वो भी अपनी डिजिटल करेंसी जिसे ECYN के नाम से हम जानते हैं उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहामा की डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है सेंड डॉलर। बहामा ने तो उसे लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो है और ईरान जैसी कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को डेवलप करने का काम कर रही हैं। भारत का तो हमें क्लियर ही है कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है अपने यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को कैसी व्यवस्था काम कर रही है उसे टेस्ट करने की कोशिश की है और अभी हम उस फेज़ में हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट है जो हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं। अच्छा, जो आरबीआई ने सीबीडीसी जो लॉन्च किया है, तो इस सीबीडीसी से भारत को क्या लाभ होगा? जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि सीबीडीसी से भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो वो बूस्ट किस प्रकार से मिलेगा, उसके क्या लाभ होंगे सीबीडीसी के, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इसका एक तो सौरभ बहुत ही स्वाभाविक सा लाभ हमें मिलेगा। अब डिजिटल करेंसी है तो उससे डिजिटल इकोनॉमी हमारी प्रमोट होगी। ठीक है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लाइफ के हर एक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण हो रहा है, तो हम अपनी करेंसी का भी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने ई-रूपी लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट होगी इसका बेनिफिट हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के तौर पर भी देखने को मिलेगा। अभी तक हम जब वित्तीय समावेशन को लेकर जो हमारे सामने चुनौती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं तो एक बिंदु हमारे सामने आता है कि हमारी जो परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में या कुछ वर्ग है जिनको अभी तक वित्तीय सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो कहा जा रहा है कि उस गैप को फिल करने का काम ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या हमारा ई-रूपी है वो करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो ई-रूपी है या इस तरह की जो और भी राष्ट्रों के स्तर पर हम बात कर सकते हैं, सबको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेमेंट्स हैं या जो ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। इससे एक तो हम अभी क्या करते हैं कि अगर हमें किसी मुद्रा में भुगतान करना है तो अपनी घरेलू करेंसी का उस मुद्रा में जो है हम जो है बदल रहे हैं उसे और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। तो अब क्या होगा कि इस तरह के किसी भी बदलाव की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, यानी विदेशी मुद्रा में अपनी मुद्रा को हमें नहीं बदलना पड़ेगा, सीधे लेन देन संभव हो पाएगा। और साथ ही अगर इस तरह के जो है बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इससे हमारा निवेश भी प्रमोट होगा। साथ ही एक और कंसर्न हम बार बार सुनते हैं सौरभ, वो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन या मौद्रिक नीति का संचरण। आप देखोगे आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कभी पॉलिसी रेट्स को कम किया जाता है, कभी ज़्यादा किया जाता है। स्वाभाविक भी है क्योंकि उसी तरह की उम्मीद उनको इकोनॉमी से है भी कि अगर वो रेट्स कम कर रहे हैं तो इकोनॉमी में जो है तरलता बढ़े, रेट्स बढ़ा रहे हैं तो तरलता कम हो। लेकिन कंसर्न भी है कि हर बार परिणाम जैसा आरबीआई चाह रहा है वैसे नहीं होते हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है इसमें आरबीआई रियल टाइम में इकोनॉमी में जो है तरलता की क्या स्थिति है उसके बारे में उनके पास आंकड़े भी आ सकते हैं और ये भी अनुमान है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। तो ये सारे फ्रंट है जहाँ पर हमारा ई-रूपी हमें बेनिफिट दे सकता है। लेकिन मैं फिर से ऐड करना चाहूँगी सौरभ कि डिपेंड करता है कि ई-रूपी को लेकर हमारी स्वीकार्यता कितनी है, जागरूकता कितनी है, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हम यहाँ पर कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस पोटेंशियल को वास्तव बूस्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा मैम, इसका ना एक लाभ और हो सकता है कि जैसे जो नोट है वो कट फट जाते हैं या फिर जो आजकल एक नकली नोटों की भी एक समस्या भारत में बहुत बड़ी विद्यमान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उससे भी इसका लाभ मिलेगा डिजिटल करेंसी का। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ कि नकली नोट की जो समस्या है वो हमारे यहाँ कम हो सकती है। और दूसरा जो आपने बोला ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम बैंक नोट जारी कर रहे हैं, उसकी जो है आर्थिक लागत भी आती है, साथ ही पर्यावरणीय लागत भी है क्योंकि कागज़ सब कहाँ से बन रहा है, पेड़ों से। तो इस फ्रंट पर भी जो है हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैम एक चिंता का विषय भी मुझे लगता है कि क्योंकि भारत जो है वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर, और वहाँ पर सारा लेन देन जो है नकदी में ही होता है।
तो कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत में CBDC जैसी जो डिजिटल करेंसी लाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता या एक चुनौती भी बन सकती है। तो CBDC को ला करके क्या चुनौतियां इसके सामने RBI को आएंगी, वो बताइए हमें। सबसे पहले तो सौरभ, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी हमारे यहाँ जो लेन देन है अधिकांशतः वो कैश में ही होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का आकार भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा है। लेकिन इन चिंताओं के साथ साथ कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी हैं जो हमारे सामने हैं, जैसे कि कोविड-19 ने एक अवसर हमें दिया। वैसे तो कोविड-19 काफ़ी जो है एक दुखद समय हमें देकर गया है, लेकिन हम ऑनलाइन मोड्स को लेकर जो हमारी स्वीकार्यता हुई है लेन देन में, ऑनलाइन मोड्स को लेकर, वो इस समय में काफ़ी बड़ी है। चाहे वो हाइजीन को लेकर हो या फिर जो है आप बाहर नहीं जा सकते थे, सोशल डिस्टेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस थी उनके चलते, लेकिन हाँ, लोगों में डिजिटल मोड में पेमेंट करने को लेकर जो एक एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी बड़ी है। इतना ही नहीं, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी एक्टिवली उन्होंने भी काम किया है। रिटेल पेमेंट में डिजिटलाइजेशन को लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। UPI हमारे सामने आता है। तो ओवरऑल अब हम क्या देख रहे हैं कि जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर मैं उनकी संख्या की बात करूं या अमाउंट की मैं बात करूं, दोनों ही संदर्भ में बार बार आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि डिजिटल मोड में हमारे यहाँ पेमेंट्स बढ़ रही हैं। और ये जो प्रचलन है सौरभ, अब शहरों तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें डिजिटल मोड में पेमेंट्स देखने को मिल रही हैं। और इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि कई बार हम लोगों को भी जब किसी ऑटो वाले को या किसी छोटी सी चीज़ के लिए 10, 20, 30 रुपए की पेमेंट भी करनी होती है तो हमारे पास कैश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, उसमें हमारे पास डिजिटल मोड्स हैं जिनके माध्यम से हम ये लेन देन कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम समझ में पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑनलाइन लेन देन है उसको लेकर एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ रही है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव बेनिफिट ई-रुपी को या डिजिटल करेंसी को लेकर भी हमें मिलेगा। और साथ ही ये जो ई-रुपी है ये अधिक सुरक्षित भी है, ठीक है, लेन देन इसके द्वारा करना काफ़ी आसान भी है और सेंट्रल बैंक इसके पीछे है, तो लोगों में उम्मीद है कि इसको लेकर स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। तो ये सारे फ्रंट है जो पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि निसंदेह अभी भी हमारा झुकाव कैश की तरफ है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि हम अब ऑनलाइन मोड्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ई करेंसी जो है हमारी या ई-रुपी है वो अधिक सुरक्षित भी है, तो लोग जो है वो इसकी तरफ झुकेंगे और एक जो है इस डिजिटल करेंसी को लेकर भी अपनी स्वीकार्यता देंगे। बाकी तो सब पॉसिबिलिटीज़ का गेम है। अच्छा मैम, आपने जो बताया है कि कहीं ना कहीं RBI के सामने या हमारे देश के सामने एक अवसर भी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो हैं मैम, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है। तो हमारे दर्शकों को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताइए कि RBI को इस CBDC को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। जैसा कि आपने बताया सौरभ, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी ही है जिस स्तर पर हम कमी देखते हैं। आपने बताया कि हमारे यहाँ स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन कमी सिर्फ स्वीकार्यता के फ्रंट पर ही नहीं है, बल्कि हम तकनीकी के तौर पर कितने तैयार हैं, यहाँ पर भी कमी है। कहने का अर्थ है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, निसंदेह ये जो डिजिटल करेंसी है वो अधिक सुरक्षित है, लेकिन पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर भी साइबर फ्रॉड इत्यादि को लेकर जो संवेदनशीलता है वो बनी रहेगी। इसके अलावा ये जो डिजिटल करेंसीज है ये हमारी वित्तीय स्थिरता को भी संकट में ला सकती है। कैसे? अभी हमारा धन बैंकिंग चैनल में है, बैंकिंग प्रणाली में है। बैंक उसी धन को आगे लोगों को देता है, अपनी एसेट क्रिएट कर रहा है या लोन इत्यादि देता है, जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट जनरेट होता है। अब अगर लोग उस धन को ई-रुपी में ट्रांसफ़र करके अपने वॉलेट में रख लेते हैं तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो गई, तो बैंक की जो साख निर्माण क्षमता है वो यहाँ पर प्रभावित हो जाएगी। तो ये इसका एक जो है हमें संकट या संभावित इससे एक चुनौती है जो हमारे सामने आती है। इसके अलावा एक हम क्या देख रहे हैं कि सभी राष्ट्र अपने अपने स्तर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को डेवलप कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉडल्स भी सबके अपने अपने अलग अलग हैं। तो जो राष्ट्र हैं उनके स्तर पर कोई एक स्टैंडर्ड मॉडल ना होना या कोऑर्डिनेशन ना होना भविष्य में इन मुद्राओं में जो आपसी लेन देन है उसे बाधित कर सकता है या उसके समक्ष एक चुनौती का काम कर सकता है। और साथ ही एक
मूलभूत चुनौती तो है ही कि कैसे लोग इसे देखते हैं, कैसे लोग इसे लेते हैं, कितना स्वीकार्यता है, कितना लोगों में जागरूकता है, कितना टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर वो साउंड है, ठीक है, कितना फिनेंस के बारे में उनको जानकारी है। ये सारे ही पहलू हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित करेंगे, और लोगों का व्यवहार फाइनली निर्देशित करेगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे यहाँ कैसा काम करती है। तो ये सारे पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो हम देख सकते हैं। मैम, हमने चैलेंजेस तो समझ लिए हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको लेकर के, लेकिन अब भविष्य की आवश्यकता भी है कि डिजिटल इकोनॉमी हमारी बन रही है, तो डिजिटल करेंसी भी अब हमें लानी पड़ेगी। तो आरबीआई इसको और बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से इसको ला पाए, इसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? इस लेवल पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी सौरभ कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के फ्रंट पर और काम करना पड़ेगा। अब रिसर्च और डेवलपमेंट के फ्रंट पर हम काम करेंगे तभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तभी जो है हमारे पास पूरी व्यवस्था होगी कि जिससे हम जो कमियां हम देख रहे हैं उन्हें दूर कर पाएं। दूसरा, बेहतर कोऑर्डिनेशन या समन्वय। ये समन्वय दो स्तर पर चाहिए, घरेलू स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी। घरेलू स्तर पर जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो आम नागरिक या उद्यम है जिनके साथ फाइनली हमें रिटेल लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेन देन करना है, तो सबके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारे लिए जरूरी है। साथ ही अगर किसी भी तरह के वित्तीय फ्रॉड, साइबर फ्रॉड की संभावना है तो उसे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का जो लेन देन है या ई रुपी या मैं डिजिटल मोड पेमेंट की बात करूं, सबसे बड़ी चिंता ही यही वित्तीय फ्रॉड्स हैं जो लोगों में स्वीकार्यता को कम कर रहे हैं। उसके फ्रंट पर भी हमें काम करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन हमें वैश्विक स्तर पर भी लाना पड़ेगा, यानी राष्ट्रों के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सभी राष्ट्र अपने अनुसार, अपने ढंग से अपने यहाँ डिजिटल करेंसी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके मॉडल अलग अलग हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों ना कोऑर्डिनेट किया जाए, स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएं, और उसके आधार पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आगे बढ़ाया जा सके। जहाँ तक भारत की बात है, जैसा आपने बताया सौरभ की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हम जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपी को लागू कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या आउटकम आते हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उन पर हम काम करें, ठीक है, एक्सपर्ट्स का अच्छे से सहयोग लिया जाए, और जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने के बाद फिर जो है हमें फाइनल हमारी ई रुपी को लॉन्च करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक कि क्या हमें करना है ये तब ज़्यादा क्लियर होगा जब आरबीआई की इस चीज़ को लेकर कोई रिपोर्ट आती है, कोई चर्चा हमारे सामने कि अभी तक जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हम किस स्थिति पर हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम और जो है बेहतर तरीके से ई रुपी को ला सकते हैं, और उसकी जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैम, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बहुआयामी रूप से समझा है। इसी प्रकार से हम विजन संवाद के नए नए एपिसोड आपके साथ लाते रहेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप इस एपिसोड से लाभान्वित हुए होंगे।